क्या चंद्रा और अभिनव बच पाएंगे? जैसे ही वासु रस्सी के सहारे पुल के दूसरी ओर पहुंचा, धर्मसेन, अभिनव और चंद्रा तीनों ने तय किया कि धर्मसेन पहले पुल के उस पार जाएगा और फिर अभिनव और फिर चंद्रा उस पार जाएंगे। पर तभी वहां नीचे घाटी से अजीब सी भयानक आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनकर सभी के होश उड़ गए। और उसी दौरान सरदार लाखन ने वासु के पास आकर कहा कि उसे नहीं लगता कि धर्मसेन, अभिनव और चंद्रा पुल के दूसरी ओर पहुंच पाएंगे। जिसे सुनकर वासु अपनी आंख फाड़ फाड़ कर सरदार लाखन की ओर देखने लगा। वासु ने सरदार लाखन से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो लाखन? शुभ शुभ बोलो ना। सरदार लाखन ने वासु की बात का जवाब देते हुए कहा, चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, पर सच तो नहीं बदल सकता ना वासु। वासु ने सरदार लाखन से यह बात कहने की वजह पूछते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो लाखन? और फिर सरदार लाखन ने वासु के साथ वो वजह साझा करते हुए कहा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब घाटी में मौजूद उन अदृश्य शक्तियों को कोई रोक पाए। वो शक्तियां अब पूरे आक्रोश के साथ हमला करेगी। वासु ने लाखन से कहा, कुछ तो तरीका होगा ना जिससे हम उन तीनों को बचा सकते हैं। लाखन ने हताश होकर अपना सिर हिलाया पर बोला, नहीं वासु, ऐसा होना संभव नहीं है। बस दुआ करो कि वो तीनों सही सलामत इस पार जब तक नहीं आ जाते, वो शक्तियां अपने विवत्स रूप में ना आए। वासु ने धर्मसेन को आवाज लगाते हुए कहा, धर्मसेन, जल्दी से इस पार आओ, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। धर्मसेन ने वासु की डरी हुई आवाज सुनकर पूछा, मुसीबत? कैसी मुसीबत वासु? वासु ने धर्मसेन को जवाब में बताया, लाखन कह रहा है कि बहुत ही जल्दी बुरी शक्तियां ऊपर पहुंचने वाली है। अगर तुम लोग समय रहते इस पार पहुंच नहीं पाए तो तुम लोगों की जान जा सकती है। जैसे ही धर्मसेन ने वासु की बात सुनी, वो बहुत ही घबरा गया और बहुत ही तेज रफ्तार में रस्सी से सरक कर दूसरी ओर जाने लगा। कुछ ही देर में धर्मसेन वासु के पास पहुंच चुका था, जिसके बाद सरदार लाखन ने कहा, वासु, चंद्रा और अभिनव से बोलो कि एक साथ इस पार आए। अब एक एक कर आने का वक्त नहीं है। सरदार लाखन की बात मानते हुए वासु ने चंद्रा और अभिनव को आवाज लगाते हुए कहा, अभिनव, चंद्रा, अब वक्त नहीं है, तुम दोनों एक साथ रस्सी पर चढ़कर आगे बढ़ जाओ। जैसे ही वासु की बात अभिनव और चंद्रा ने सुनी, वो दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अभिनव ने वासु से कहा, पर वासु, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? हम दोनों एक साथ रस्सी पर चढ़कर उस पार कैसे आ सकते हैं? वासु ने चिल्लाकर कहा, कुछ भी करो अभिनव, पर यही एकमात्र रास्ता है। अब और बहस मत करो और दोनों ही रस्सी पर कूद जाओ और खिसक खिसक कर आगे बढ़ो। अभिनव ने घबराई हुई आवाज में कहा, और कहीं अगर इस दौरान रस्सी टूट गई तब? इस पर सरदार लाखन ने अभिनव को समझाते हुए कहा, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम लोग रस्सी को पकड़ लेंगे, बस तुम लोग रस्सी मत छोड़ना। चंद्रा के चेहरे पर चिंता की एक निशानी तक नहीं थी। ये देखकर अभिनव बोला, चंद्रा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? चंद्रा ने हंसकर कहा, नहीं अभिनव, तुम भी डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अभिनव को चंद्रा का बर्ताव काफी अजीब सा लग रहा था। इतने में चंद्रा आगे बढ़कर रस्सी पर चढ़ गया था। वहीं अभिनव अभी भी हिचकिचा रहा था। अभिनव को हिचकिचाते हुए देखकर चंद्रा ने कहा, हिचकिचाओ मत अभिनव, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अभिनव ने बहुत ही डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हे भगवान, मेरी रक्षा करना, पता नहीं ऐसी परिस्थितियों में मैं ही क्यों फंस जाता हूं। जिसके बाद अभिनव और चंद्रा दोनों ही रस्सी पर खिसक खिसक कर आगे बढ़ने लगे। वहीं उसी समय सरदार लाखन की नजर घाटी के नीचे पड़ी, जहां पर कई सारे बिना धड़ के सिर ऊपर आ रहे थे और चीख गुहार मचा रहे थे। जैसे ही वासु की नजर घाटी में ऊपर की ओर बढ़ रहे सिरों पर पड़ी, वासु डर गया था। उसने सरदार लाखन से कहा, ये क्या है लाखन? सरदार लाखन ने जवाब में कहा, यही है वो बुरी शक्तियां वासु। अब तो अभिनव और चंद्रा का बच पाना सच में असंभव है। चाहे वो दोनों कितनी कोशिश कर रहे, पर वो दोनों अब यहां नहीं पहुंच सकते हैं। इस पर वासु ने सरदार लाखन से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो लाखन? ऐसी बात मत बोलो, हमें उन दोनों को ऊपर तक लाने में हमें अपनी पूरी जान लगानी चाहिए। सरदार लाखन ने जवाब में कहा, नहीं वासु, अगर तुमने घाटी में झांकने की कोशिश भी की तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। चंद्रा और अभिनव के साथ साथ तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। आगे सरदार लाखन ने बताया,
यह अदृश्य शक्तियां हर उस इंसान पर या किसी समुदाय के सदस्य पर हमला करती है जो इस घाटी के पुल को पार करना चाहता है। क्योंकि तुम पुल के इस पार हो, इसलिए ये शक्तियां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। पर जैसे ही तुमने ताका झांकी की तो समझ लेना तुम अपनी जान से हाथ गवा बैठोगे। वासु एक अजीब सी कश्मकश में था। वासु ने सरदार लाखन की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चंद्रा और अभिनव को चिल्लाकर अपने पास आने के लिए कहने लगा। वहीं तब तक वो सभी कटे हुए सिर आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके थे और चंद्रा और अभिनव रस्सी को पार कर रहे थे, उसकी ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही अभिनव की नजर अपनी तरफ बढ़ रहे कटे हुए सिरों पर पड़ी, वो बहुत डर गया और डरी हुई आवाज में चंद्रा से बोला, ये क्या है चंद्रा? ये अजीब से भयानक सिर बिना धड़ के कैसे हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं? अभिनव की बात सुनकर चंद्रा ने बिना धड़ के ऊपर बढ़े आ रहे उन कटे हुए सिर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम देखना अभिनव, ये सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस पर अभिनव बोला, अरे तुम खुद को तो बचा लोगे, पर मुझे कौन बचाएगा? इतने में उन कटे हुए सरों की नजर अभिनव और चंद्रा पर पड़ी, जिसके बाद उन कटे हुए सिरों ने अपनी रफ्तार को दुगुना कर लिया था और कुछ ही देर में वो सिर पुल के उस हिस्से पर पहुंच चुके थे जहां पर रस्सी का एक सिरा बंधा हुआ था। वो सिर तुरंत ही अपने दांतों से रस्सी को काटने लगे, जिसे देखकर वासु घबरा गया और सरदार लाखन से बोला, ये क्या हो रहा है लाखन? कुछ करो वरना वो दोनों मारे जाएंगे। सरदार लाखन अपना सर नीचे झुकाए हुए थे। वासु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चंद्रा और अभिनव की जान कैसे बचाए। तभी वासु ने देखा कि पुल के दूसरी तरफ मौजूद रस्सी का टुकड़ा टूट गया था और देखते देखते अभिनव और चंद्रा घाटी में रस्सी के दूसरे हिस्से के जरिए लटक रहे थे। वासु ने बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी सरदार लाखन ने वासु का हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, नहीं वासु, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, हम यहीं से उन्हें ऊपर की ओर खींचेंगे। मोहिनी ने भी सरदार लाखन की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ वासु, लाखन सही कह रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए। जिसके बाद वासु, लाखन और धर्मसेन रस्सी को खींचकर अभिनव और चंद्रा को घाटी के उस छोर से पुल पर लाने की कोशिश करने लगे। वहीं अभिनव बहुत जोर जोर से रो रहा था और वासु को आवाज लगा रहा था। अभिनव ने रोते रोते वासु को आवाज लगाते हुए बोला, वासु, वासु मुझे बचा लो वासु, मैं मरना नहीं चाहता। जैसे ही वासु ने अभिनव की रोती हुई आवाज सुनी, वासु धर्मसेन की तरफ देखने लगा। धर्मसेन समझता था कि वासु अभिनव और चंद्रा को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वासु को किसी भी तरह का जोखिम लेने का डर भी नहीं था। धर्मसेन ने वासु को समझाते हुए कहा, तुम डरो मत वासु, हम लोग अभिनव और चंद्रा को बचाने में जरूर कामयाब होंगे। तभी मोहिनी की नजर कुछ कटे हुए सिरों पर पड़ी जो कि रस्सी के दूसरे छोर को काट रहे थे। मोहिनी ने बहुत तेज चिल्लाकर कहा, वो देखो वासु, वो कटे हुए सिर तो रस्सी के इस छोर को भी काट रहे हैं। जैसे ही वासु की नजर उस ओर पड़ी, वासु उन कटे हुए सिरों को रोकने के लिए आगे बढ़ गया था कि तभी सरदार लाखन ने वासु को पकड़ा और इशारे से धर्मसेन को भी वासु का हाथ पकड़ने के लिए कहा। वासु ने उन दोनों से कहा, मेरा हाथ छोड़ो धर्मसेन, अगर अभिनव और चंद्रा को कुछ भी हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। धर्मसेन ने वासु को समझाते हुए कहा, यह तुम क्या कर रहे हो वासु, तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? हम लोगों ने तय किया था कि हमारा लक्ष्य है कलश से मणि वापस लेना, इसलिए अगर तुम्हें इसके लिए खुद की बलिदान भी देना पड़े तो तुम पीछे नहीं हटोगे। धर्मसेन वासु को समझा ही रहा था तो वहीं अभिनव को रोते हुए देखकर चंद्रा ने उसे फटकार लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ, मुझे ज्यादा रोने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अभिनव ने सिसकियां लेते हुए कहा, यहां हमारी जान पर पड़ी है और तुम मेरा रोना और हंसना देख रहे हो, तुम इंसान हो या शैतान हो? अभिनव चंद्रा के नीचे लटक रहा था, इसलिए जैसे ही अभिनव ने अपनी बात खत्म की, चंद्रा ने बहुत ही अनोखे ढंग से अभिनव की तरफ देखा। जब जब चंद्रा अभिनव की तरफ इस तरह देखता था, अभिनव घबरा जाता था। चंद्रा ने वासु को आवाज लगाते हुए कहा, वासु, वो सभी कटे हुए सिर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब तुम हमें बचा पाओगे, इसलिए मैं इस रस्सी को छोड़ने जा रहा हूं। जैसे ही वासु ने चंद्रा की बात सुनी, वासु ने उसे ऐसा करने से मना करते हुए कहा, नहीं चंद्रा, ऐसा मत करना, वरना मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि आखिर उनके बेटे को क्या हुआ है? मैं पिताजी से नजर नहीं मिला पाऊंगा। इससे पहले कि चंद्रा वासु की किसी बात का जवाब दे पाता, इतने में उन कटे हुए सिरों ने रस्सी के दूसरे सिरे को भी काट दिया
और जिसके बाद वासु, लाखन, मोहिनी और धर्मसेन को चंद्रा और अभिनव की चीखें सुनाई दी। वहीं चंद्रा और अभिनव नीचे गिर ही रहे थे कि तभी चंद्रा ने अभिनव का हाथ पकड़ा और एक चट्टान के सहारे खुद की और अभिनव की जान बचा ली। जैसे ही अभिनव ने चंद्रा को ऐसा करते देखा, वो बहुत ही ज्यादा हैरत में पड़ गया था। अभिनव ने चंद्रा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चंद्रा ने अभिनव की तरफ बहुत ही भयानक नजरों से देखा और कहा, तुम्हारी जान मैंने इसलिए बचाई है क्योंकि तुम आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हो। जैसे ही अभिनव ने यह सुना, वो घबरा गया कि तभी वहां कटे हुए सिर उन दोनों पर हमला करने के लिए उनके करीब पहुंचे। पर करीब पहुंचने के बाद भी वो कटे हुए सिर चंद्रा और अभिनव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि चंद्रा अपनी और अभिनव दोनों की रक्षा नाग अश्विन ने यज्ञ के बाद जो शक्तियां चंद्रा को दी थी उनसे कर रहा था। अभिनव ने चंद्रा के पास अलौकिक शक्तियां देखकर कहा, वाकई में तुम बहुत बदल चुके हो चंद्रा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियां आ चुकी है। क्या मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये शक्तियां फिर से कैसे मिली? तुम तो शक्तियां खो चुके थे ना? चंद्रा ने अभिनव की बात का जवाब देते हुए कहा, सही वक्त आने पर बाकियों की तरह तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा अभिनव। कुछ ही देर में चंद्रा की शक्तियों से वो सभी कटे हुए सिर वापस घाटी में लौट गए। उनके वहां से जाने के बाद अभिनव ने ऊपर देखते हुए कहा, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान कि मैं जिंदा हूं। चंद्रा ने अभिनव का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुम्हारा भगवान मैं हूं, मेरा शुक्रिया अदा करो। आसमान में किसे देख रहे हो हैं? चंद्रा की बात सुनकर अभिनव ने अपने मन में कहा, यानी कि धर्मसेन और मेरा शक सही था, यानी कि मोहिनी भी जो दिखा रही है वो नहीं है, उसका असली रूप कुछ और ही है। इससे पहले कि दमयंती और वासु के बीच की और दूरियां बढ़े, मुझे कुछ करना होगा। अभिनव को इस तरह सोच में खोया हुआ देखकर चंद्रा ने कहा, यह कोई आराम से सोचने की जगह नहीं है, हम दोनों अभी भी खतरे के बीच हैं। वो कटे हुए सिर दोबारा से हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें तुरंत यहां से बाहर निकलना होगा। अभिनव ने चंद्रा की बात पर बहुत ही धीमे से अपना सर हिलाया और फिर वो लोग वहां से आगे बढ़ने लगे। पर अभिनव बहुत ही डरा हुआ था। क्या चंद्रा और अभिनव उन कटे हुए सिरों के दोबारा हमला करने से पहले घाटी से बाहर निकल पाएंगे? क्या वासु को चंद्रा और अभिनव के जिंदा होने की बात पता चल पाएगी? क्या अभिनव चंद्रा और मोहिनी का सच वासु के सामने उजागर करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जहां एक तरफ चंद्रा और अभिनव घाटी के चट्टान वाले रास्ते से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं वासु को यह एहसास हुआ कि चंद्रा और अभिनव की मौत हो गई। भाई और दोस्त के जाने का दर्द वासु से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वासु को ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी घूम रही थी और उसकी आंखें बाहर की ओर झांक रही थी। अजीब सी उलझन वासु को होने लगी और उसने कहा, मैंने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। अगर मुझे पता होता कि यह भी हो सकता है तो मैं कभी भी इन दोनों को अपने साथ लेकर नहीं आता। वासु लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी धर्मसेन ने वासु को संभालते हुए कहा, संभल कर वासु, अपने आप को संभालो, तुम ऐसे टूट नहीं सकते हो, अभी हमें और भी लंबा रास्ता पार करना है। धर्मसेन को भी अंदर ही अंदर अभिनव के जाने का दर्द था, लेकिन वो किसी तरह से अपने भावों को संभाल रहा था जिससे वासु को ज्यादा कष्ट न हो। वासु ने फफकते हुए कहा, धर्मसेन, हमने भैया और अभिनव को खो दिया है। इतनी मुश्किल से हम भैया को बचा पाए थे और भैया और हम एक हुए थे, लेकिन मैंने अपने भैया को खो दिया और साथ ही साथ अपने एक बेहद प्रिय मित्र को भी खो दिया, जिसने मेरे लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया। वासु की हालत देखकर धर्मसेन भी भावुक हो गया था और उसके भी आंखों से आंसू गिरने लगे। धर्मसेन ने रोते हुए वासु से कहा, वासु, मैं जानता हूं ये वक्त हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए बेहद कठिन है, लेकिन इस वक्त हमें पीछे के बारे में न सोचकर आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हमने जल्द से जल्द कलश को नहीं रोका तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो आगे क्या नई साजिश रच रहा होगा। वासु का अब आगे बढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था और उसने कहा, अब तो मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने प्राण यहीं त्याग दूं। जब मेरे जीवन में इतने कष्ट लिखे और मेरे कारण ही सब लोगों के प्राण दांव पर लगे तो मैं जीकर क्या करूंगा? उससे बेहतर तो यह है कि मैं भी मर जाऊं। धर्मसेन ने वासु से कहा, तुम
खामखाई ऐसी बातें कर रहे हो वासु। इन बातों की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी हुआ उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें यह सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। वासु धर्मसेन की बात से थोड़ा सा चिढ़ गया और बोला, कैसे सब कुछ छोड़ दूं और कैसे आगे बढ़ जाऊं? तुम्हें लगता है मैं अपने भाई की मौत को भूल जाऊं? मैं अपने दोस्त की मौत को भूल जाऊं? आखिर ये सब मैं कैसे भूल सकता हूं? क्या तुम अभिनव की मौत को भूल सकते हो? क्या तुम्हें हर एक कदम पर अभिनव की याद नहीं आ रही है? वो अभिनव जो हम सबको बचाने के लिए अपने प्राण देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। क्या तुम्हें उसकी कमी नहीं खल रही है? और तुम कह रहे हो कि मैं सब कुछ भूल कर आगे बढ़ जाऊं? कैसे धर्मसेन, कैसे? वासु की बात का धर्मसेन के पास कोई जवाब नहीं था और कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, वासु, लेकिन हम यहीं पर बैठकर सिर्फ विलाप तो नहीं कर सकते हैं ना। हमें आगे बढ़ना ही होगा। वासु ने धर्मसेन की तरफ देखा और फिर गंभीर होकर बोला, मैं भी यहां पर बैठकर विलाप करना नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं इस खाई के नीचे जाकर अभिनव और चंद्रा भैया को ढूंढूंगा। हो सकता है उन्हें मेरी मदद की जरूरत हो और वो बच गए हों। जैसे ही धर्मसेन ने सुना कि वासु अभिनव और चंद्रा को ढूंढना चाहता है और उसके लिए वो पुल के नीचे खाई की ओर जाएगा, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसने वासु से कहा, कैसी बात कर रहे हो वासु? तुम्हें कुछ पता भी है? तुम क्या कह रहे हो? ये खाई कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। इसकी गहराई तक आज तक कोई भी नहीं गया है और तुम नीचे तक जाकर अभिनव और चंद्रा भैया को ढूंढने की बात कर रहे हो। धर्मसेन आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसके हिसाब से वासु ने ऐसी बात कही थी जो कर पाना असंभव था। वासु ने कहा, मैं अपने भैया और अपने दोस्त के लिए कुछ भी करूंगा। मेरे लिए उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई नहीं है। आज भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक मैं ये देखकर संतुष्ट नहीं कर लूं कि वो सच में मर गए। वासु जिद करने लगा था और धर्मसेन के समझाने के बाद भी समझ नहीं रहा था। तभी कालेखेन कबीले के सरदार लाखन ने वासु से कहा, देखो वासु, धर्मसेन सही कह रहा है। ये वक्त जिद करने का नहीं, बल्कि समझदारी से फैसला लेने का है। वैसे भी हमने इस रहस्यमय पुल के पास आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। अच्छी बात तो यह है कि हम अभी तक जिंदा हैं और बचे हुए हैं, लेकिन अगर हम में से किसी ने भी बेवकूफी की तो फिर हम सब बेमौत मारे जाएंगे। वासु ने सरदार लाखन की बात सुनी और मुंह बनाते हुए बोला, सही कहा तुमने। तुम्हें अपने लोग और अपनी जान बहुत प्यारी है लाखन। अभी यही तुम्हारे कबीले के लोग मरे होते ना, तो तुमने पूरा आसमान पृथ्वी सर पर उठा लिया होता। और आज मेरा सगा भाई और मेरा सबसे प्यारा दोस्त मुझसे बिछड़ गया है, तो तुम मुझे आगे बढ़ने का पाठ पढ़ा रहे हो। इस वक्त वासु को जो भी आगे बढ़ने के लिए कह रहा था वो वासु का दुश्मन हो जा रहा था। वासु चंद्रा और अभिनव को बिना लिए आगे बढ़ना नहीं चाहता था, जबकि उसे खुद पता था कि वो दोनों मर चुके थे। जब काफी देर तक समझाने के बाद भी वासु नहीं माना तो सरदार लाखन को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, हमने और हमारे कबीले ने तुम्हारी नौटंकी बहुत देख ली है वासु। एक तो हम तुम्हारे कहने पर तुम्हारी मदद करने को राजी हुए और अब तुमने हमें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि यहां कभी भी हमारी मौत हो सकती है। तुमने कहा था कि तुम हमारे लोग और मेरी रक्षा करोगे, लेकिन तुम तो हमें खुद ही मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। जब सरदार लाखन ने वासु से तेज आवाज में बात करी तो वासु को भी गुस्सा आ गया और वासु चीखता हुआ बोला, अरे ये झूठी शान कहीं और दिखाना लाखन। इस वक्त बात मेरे परिवार की है और जब बात मेरे परिवार की हो ना तो मैं कुछ भी करने से पहले सोचूंगा नहीं। इसलिए मुझसे तेज आवाज में तो बात करना ही नहीं और ना ही मुझे ये याद दिलाना कि मैंने तुमसे क्या कहा था और मैं क्या कर रहा हूं। सरदार लाखन ने तो वासु को हल्का सा गुस्सा दिखाया, लेकिन वासु तो लाखन से ऐसे गुस्सा हो गया जैसे लाखन वासु का सबसे बड़ा दुश्मन हो। वासु ने सरदार लाखन से कहा, किस बात की आखिर धमकी दे रहे हो तुम? क्या कर लोगे तुम और तुम्हारे कबीले के लोग? मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। मैं अगर चाहूं ना तो तुम सबको अभी चुटकियों में मिट्टी में मिला सकता हूं। कालेखेन कबीले के लोगों के साथ ही साथ सरदार लाखन की भौहें भी तन गई, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वासु उससे इस तरह का व्यवहार कर सकता था। सरदार लाखन के कबीले के लोग भी भड़क गए और उन्होंने सरदार लाखन से गुस्से में कहा, ये कैसी बात कर रहा है? अरे इसे अंदाजा भी है कि ये क्या बोल रहा है। अगर हम चाहें ना तो इन सबको यहीं पर खत्म कर देंगे। लाखन, तुम एक बार आदेश दो, फिर इस वासु का ऐसा स्वाद चखाएंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जब कबीले के लोगों ने वासु को स्वाद चखाने की बात कही
तो वासु का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और चिल्लाते हुए वासु ने तलवार निकाली और कबीले के लोगों की तरफ बढ़ते हुए बोला, आ जाओ तुम सब, यहीं हमारा और तुम्हारा युद्ध हो जाए और मैं तुम्हें तुम लोगों की औकात याद दिला देता हूं। तुम लोग कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो। जब वासु ने तलवार निकाल ली तो काले खान कबीले के लोगों को भी तलवार निकालने में समय नहीं लगा और अब दोनों तरफ से बस हमला होना ही बाकी था। इतने में धर्मसेन ने आकर वासु का हाथ पकड़ लिया और बोला, वासु तलवार नीचे करो, हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। ये वक्त ये सब करने का नहीं बल्कि साथ चलने का है। वासु जिद किए जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि चंद्रा और अभिनव की मौत का बदला वासु कबीले के लोगों को मार कर लेना चाहता था। इधर धर्मसेन वासु को रोकने का प्रयास कर रहा था और उधर सरदार लाखन अपने कबीले के लोगों को रोक रहा था। धर्मसेन ने वासु से चिल्लाते हुए कहा, वासु होश में आओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये अपने लोग हैं, ये गैर नहीं है। तुमने इनसे मदद मांगी और तुम्हारे एक बार कहने भर से ही ये तुम्हारी मदद करने को तैयार हो गए और अब तुम ही इन लोगों की जान लेने पर तुले हो। क्या तुमने अपने होश हवास खो दिए? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? धर्मसेन ने किसी तरह से वासु की तलवार नीचे करवाई और तब जाकर कबीले के लोग भी शांत हुए। उधर सरदार लाखन का गुस्सा बढ़ चुका था और उसने धर्मसेन से कहा, देखो धर्मसेन, अगर इसका दिमाग सही ठिकाने पर नहीं है तो उसे सही ठिकाने पर ले आओ, वरना अभी तो सिर्फ इन लोगों ने तलवार उठाई है। अगर मैंने तलवार उठा ली तो तुम सब तो जाओगे ही, साथ ही साथ इंद्रपुरम का भी नामो निशान मिट जाएगा। वासु ने घूरकर सरदार लाखन की ओर देखा और फिर नजरें घुमा ली। धर्मसेन ने सरदार लाखन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के लिए सब शांत हो गए थे और वासु मन ही मन कुछ गहरा सोच रहा था। वासु को समझ आ गया था कि उसका गुस्सा जायज नहीं था और वो चंद्रा और अभिनव की मौत की वजह से अजीब सा व्यवहार करने लगा था। थोड़ी देर बाद धर्मसेन मोहिनी के नजदीक गया और बोला, हम सब तो वासु को समझाकर हार मान चुके हैं, एक बार तुम ही उसे समझाओ, हो सकता है उसे कुछ समझ आए कि इस वक्त जो वो कर रहा है वो गलत है। ये वक्त शोक मनाने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है, क्योंकि वो कलश कभी भी कुछ भी कर सकता है, पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। अगर वो मणि हासिल करनी और दुनिया को बचाना है तो वासु को दुख पर काबू करना रखना होगा और सब कुछ भूलकर एक योद्धा की तरह आगे बढ़ना होगा। और इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो वासु को इस शोक से बाहर निकाल सकती हो। मोहिनी धर्मसेन का इशारा समझ गई थी। वो वासु के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। मोहिनी कुछ कहती उससे पहले ही वासु ने मोहिनी के चेहरे की ओर देखा और देखता रह गया। एक पल के लिए वासु के सारे गम, सारा गुस्सा कहीं खत्म सा हो गया। वो सब कुछ भूल गया। एकदम उसे ऐसा लगने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एक अजीब सी शांति वासु को महसूस होने लगी। मोहिनी का चेहरा देखकर वासु के हृदय को भी शांति मिल रही थी और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मोहिनी ने वासु से कहा, वासु, मैं जानती हूं ये वक्त ऐसा नहीं है जहां पर तुम कुछ भी निर्णय ले सको। ये वक्त ऐसा नहीं है कि तुम किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ सको, क्योंकि तुमने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे भाई को खो दिया है। भले ये लाखन और इसके कबीले के लोग न जानते हो कि तुम अपने भाई और अपने दोस्त से कितना प्यार करते थे, लेकिन मैं और धर्मसेन तो ये जानते हैं कि तुम अपने भाई और अपने दोस्त से बेइंतहा मोहब्बत करते हो। तुम अपनी जान से भी ज्यादा उन दोनों को चाहते हो और अचानक से उन दोनों को खो देना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा इसका अंदाजा है मुझे। लेकिन वासु, सच तो ये भी है ना कि हमें अपना रास्ता भी पार करना होगा। हम अधूरे रास्ते पर आकर खड़े रहकर विलाप तो नहीं कर सकते हैं ना। हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि तुमसे बहुत से लोगों की उम्मीदें बंधी हुई है और अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो बहुत से लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। मोहिनी बोले जा रही थी और वासु सिर्फ मोहिनी को ही देखे जा रहा था। चंद्रा और अभिनव के खाई में गिरने के बाद यह पहली बार था जब वासु चुप था और किसी की बात को शांति से सुन रहा था। मोहिनी अपनी बात कहती रही और बोली, और तो और ये कबीले के लोग भी तुम्हारे साथ इसलिए आए थे क्योंकि तुमने इन लोगों से मदद करने को कहा था और इन लोगों ने भी तुम पर विश्वास किया और अब तुम इनका विश्वास ऐसे ही तोड़ नहीं सकते हो। जहां एक और वासु दुखी था, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो कालसर्प समुदाय जाए और कलश से जाकर युद्ध करे और वो मणि जो वासु ने खुद कलश को सौंपी थी वो वापस लेकर आए। वहीं मोहिनी
वासु को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही थी। आखिर क्या मोहिनी के कहने के बाद वासु शोक मनाना बंद कर आगे बढ़ेगा? क्या वाकई अभिनव और चंद्रा मर चुके थे? क्या वासु कलश से मणि को छीनकर सभी को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।